हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो ये उस चैप्टर की एक फाउंडेशन है। उस जर्नी के लिए आप एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। एक टाइम था जब पूरी दुनिया दो सुपर पावर्स में डिवाइडेड थी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। लेकिन फिर अचानक दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर पावर टूट गई और कोलैप्स हो गई। एक इतनी पावरफुल कंट्री कैसे कोलैप्स हो गई, इसके पीछे क्या रीजंस थे और इसका पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज हम इसी इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दूंगी इस चैप्टर के पीछे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अभी कोल्ड वॉर एरा चैप्टर को हटा दिया है, जिसके उस इस चैप्टर को समझने के लिए वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारा बैकग्राउंड से हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या रीजंस थे, कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ। तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ था यूएसए जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। इसी सिचुएशन ने, हम कहते हैं ये जो सिचुएशन था जब जहाँ पे वर्ल्ड दो पोल में डिवाइड हो गई थी, उसी को हम कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। इसे हम कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो टर्म है बाईपोलर, इसका मीनिंग क्या है। बाई का मतलब होता है दो, और पोलर, पोल, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ पावर। इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ पावर। तो बाइपोलैरिटी का सिंपल मीनिंग हुआ जब दुनिया की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस दो मेजर सुपर पावर्स के अराउंड रिवॉल्व करें, उसे बाइपोलैरिटी कहते हैं। यहाँ दो सुपर पावर्स थे, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। अब ये सवाल उठता है कि अगर दुनिया दो सुपर पावर्स में डिवाइडेड थी तो फिर चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्यों है। इसका आंसर हमें मिलेगा सोवियत यूनियन के कोलैप्स में। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोवियत यूनियन एक्चुअली था क्या। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस सिंबल से, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल क्या थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था ईस्ट जर्मनी जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था, और दूसरी तरफ था वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, जो यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में था, और ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था। जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, जो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। 1961 में ईस्ट जर्मनी ने एक वॉल बना दी जिसे हम बर्लिन वॉल कहते हैं। वॉल क्यों बना गई थी, इस वॉल का क्या पर्पस था। ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी ना जा सके, क्योंकि वेस्ट जर्मनी इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड थी और लोग वहाँ सेटल होना चाहते थे। इसलिए मूवमेंट को रोकने के लिए ये वॉल बनाई गई। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। बर्लिन सिर्फ सीमेंट या ब्रिक्स की वॉल नहीं थी, ये दो आइडियोलॉजिकल के बीच की वॉल थी। ये दो आइडियोलॉजीज की वॉल थी। एक तरफ था कैपिटलिज्म तो दूसरी तरफ था कम्युनिज्म। इसी वजह से बर्लिन वॉल को कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। 1989 में क्या हुआ। 1989 में ईस्ट जर्मनी के लोग सड़कों पर आ गए। ईस्ट जर्मनी के लोग सड़कों पर आ गए, मास प्रोटेस्ट हुआ, और फाइनली 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल गिरा दी गई। इस इवेंट को सिर्फ जर्मनी की यूनिफिकेशन नहीं माना जाता है, बल्कि इसे कोल्ड वॉर की एंडिंग की बिगनिंग माना जाता है। इसी के बाद धीरे धीरे पूरा सोवियत ब्लॉक कोलैप्स होने लगा। अब हम समझेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एक्चुअली। सोवियत सिस्टम क्या था। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत ही बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए आता है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये कंट्री 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद बनी थी। रशियन रिवॉल्यूशन को हम ब्रीफली यहाँ पे समझेंगे, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताऊँगी। रशियन रिवॉल्यूशन एक लीडरशिप के अंडर में हुआ था जो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। इस रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ रिच और पुअर के बीच बहुत बड़ा गैप ना हो, एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट करना, और जहाँ रिसोर्सेज पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। सोसाइटी विदाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिज्म। एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे फैक्ट्रीज, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों के पास नहीं होती है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन सब पर गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर। वही दूसरी तरफ
कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप। कंपनीज और इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल के पास होती है, प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सोशलिज्म में प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इक्वालिटी को। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सोशलिज्म में हमारा इक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं सोवियत सिस्टम के, जिसमें पहला आ जाता है वन पार्टी सिस्टम। सोवियत यूनियन में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई अपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम थी, मतलब इलेक्शंस में रियल कंपटीशन नहीं होता था। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम का मतलब है जब सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंट्री को गवर्न करे और दूसरी पार्टीज को अलाउ नहीं किया जाए। यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी होती है। दूसरा है प्लान्ड इकोनॉमी। यूएसएसआर में इकोनॉमी को मार्केट डिसाइड नहीं करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। कितना प्रोडक्शन होगा, किस फैक्ट्री में क्या बनेगा, कितनी प्राइस होगी, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, इसलिए इसे प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। तीसरा था स्टेट ओनरशिप। लैंड फैक्ट्रीज, हैवी, एज आई टोल्ड अर्लियर, लैंड फैक्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, रेलवेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इसकी चौथी फीचर्स होती है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सोवियत गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, एम्प्लॉयमेंट, बेसिक नेसेसिटीज़। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग नहीं के बराबर थी। इसके कुछ स्ट्रेंथ भी थी सोवियत सिस्टम की, हम कुछ स्ट्रेंथ को जानेंगे। ये इस सिस्टम की अचीवमेंट्स क्या थी? यूएसएसआर बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल पावर बना, हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई, स्पेस रिसर्च में यूएसए को चैलेंज दिया, एजुकेशन और हेल्थ सबके लिए अवेलेबल थी, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया गया, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी स्टेबल थी। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर सिस्टम की तरह सोवियत सिस्टम में भी बहुत सारी वीकनेस थी। हर सिस्टम की तरह सोवियत सिस्टम में कुछ वीकनेस थी और वही वीकनेस आगे चलकर सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने की वजह बनती है। यहाँ पे क्या था? नो डेमोक्रेसी। लोग फ्रीली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता तो उस पर एक्शन हो सकता था। हाईली ब्यूरोक्रेटिक। यहाँ ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सिस्टम, जब डिसीजन लेने में अननेसेसरी पेपर वर्क, डिले और रिजिड रूल्स आ जाए तो उसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। रशिया का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। यूएसएसआर में टोटल 15 रिपब्लिक्स थे। पेपर पर सब इक्वल थे, लेकिन रियलिटी में रशिया सबसे पावरफुल था। बाकी रिपब्लिक्स को लगता था कि उनकी आइडेंटिटी और कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। मिखाइल गोर्बाचेव्स रिफॉर्म। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, हम इसको समझेंगे। प्रेस्टोरिका, ग्लासनोस्ट, गोल एंड रिजल्ट। जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही थी तो क्या किसी ने इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की? बिल्कुल की। और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। सबसे पहले इनके बारे में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हु वाज ही। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1985 में वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बने। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पावरफुल लीडर था। प्रैक्टिकल टर्म्स में वही यूएसएसआर का टॉप डिसीजन मेकर, जिसको हम कह सकते हैं। जब गोर्बाचेव पावर में आए तब उन्होंने देखा कि कंट्री बाहर से पावरफुल ज़रूर दिख रही है, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और कोलैप्स करने के बहुत करीब आ चुकी है। अब एक एक करके प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास थी वो थी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी ग्रो करना ऑलमोस्ट बंद कर दे, ना इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो रही है, ना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमी एक जगह से रुक सी जाती है। यही सिचुएशन यूएसएसआर में आ गई थी। फैक्ट्रीज पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी थी, लोगों को डेली यूज़ की चीज़ें भी आसानी से नहीं मिल पा रही थी, आर्म रेस का प्रेशर। दूसरा जो उनके पास प्रॉब्लम था वो था आर्म्स रेस का प्रेशर। दूसरी प्रॉब्लम थी आर्म्स रेस। इसका मतलब होता है जब दो कंट्रीज़ एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बनाने की कंपटीशन में लग जाती हैं। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर दोनों कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स बना रहे थे। इस कंपटीशन में बहुत पैसा खर्च हुआ और इसका सबसे बड़ा बर्डन सोवियत इकोनॉमी पे पड़ा। तीसरा रीज़न था वो था अफगानिस्तान वॉर। एक मेजर रीज़न हम इसको कह सकते हैं अफगानिस्तान वॉर को। 1979 में
सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब होता है दूसरे कंट्री के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में अपनी आर्मी भेजना। ये वॉर बहुत लंबी चली, बहुत पैसा खर्च हुआ और बहुत सोल्जर्स मारे गए और सोवियत इकोनॉमी और भी ज़्यादा वीक हो गई। चौथा रीज़न था लोग कंपेयर करने लगे वेस्ट से। पहले यूएसएसआर के सिटीजन्स को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्हें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बढ़ने लगी। लोगों ने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर लाइफ स्टाइल है, बेटर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी है। तब लोगों ने अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू किया। अब गोरबाचेव को समझ आ गया कि अगर रिफॉर्म नहीं लाया गया तो सोवियत यूनियन का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 फेमस पॉलिसीज़ लॉन्च की और बोर्ड एग्ज़ाम्स में इनके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। ये 2 पॉलिसीज़ थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका क्या था? सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेस्ट्रोइका की। ये एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। यानी सिस्टम को दोबारा ऑर्गेनाइज करना। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी को इम्प्रूव करना हम कह सकते हैं, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना। पेरेस्ट्रोइका का एम था, इस पॉलिसी के थ्रू गोरबाचेव चाहते थे इकोनॉमी को मॉडर्न बनाया जाए, इंडस्ट्रीज़ को एफिशिएंट बनाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाई जाए और कुछ इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाए, यानी गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल थोड़ा कम किया जाए। इसका एग्जांपल लेके हम सोचते हैं, एक स्कूल में प्रिंसिपल हर छोटी बड़ी चीज़ खुद डिसाइड करता है, रिजल्ट क्या होता है? काम स्लो हो जाता है। अब प्रिंसिपल टीचर्स को भी डिसीजन लेने की फ्रीडम दे दे, काम फास्ट होने लगता है। इसी तरह गोरबाचेव भी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते थे। अब दूसरा हमारे पास जो टर्म है वो है ग्लासनोस्ट। ये क्या था? ये भी एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओपननेस, यानी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना। इसका सीधा सीधा मतलब है ट्रांसपेरेंसी। ग्लासनोस्ट का ऑब्जेक्टिव था, इस पॉलिसी के थ्रू लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, मीडिया को ज़्यादा फ्रीडम मिली, फ्रीडम ऑफ स्पीच में इम्प्रूवमेंट हुआ, गवर्नमेंट के डिसीजंस ओपनली डिस्कस होने लगे और लोग अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली बताने लगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, गोरबाचेव का इंटेंशन सोवियत यूनियन को तोड़ना नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था यूएसएसआर को बचाना। लेकिन कभी कभी रिफॉर्म्स का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अपोजिट आता है और यही हुआ सोवियत यूनियन के साथ। रिफॉर्म्स का अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट, जब लोगों को फ्रीडम मिली तो उन्होंने सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स नहीं उठाई बल्कि पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन रेज किया उन लोगों ने। कई रिपब्लिक्स ने कहा हम अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और इसी से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आया, वो था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब तो आप सबको पता होगा, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी और अपने नेशन के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग का होना। यूएसएसआर के अंदर टोटल कितने रिपब्लिक्स थे? 15 रिपब्लिक्स थे। कई रिपब्लिक्स को लगता था कि रशिया उन पर डोमिनेट करता है। अब जब फ्रीडम मिली तो उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड शुरू कर दी। 1991 में स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ हार्डलाइनर्स को लगा कि गोरबाचेव बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स कर रहा है, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को कंट्रोल को फोर्सफुली लेने की कोशिश की। इस अटेम्प्ट को कहते हैं कूप। कूप का मतलब होता है आर्मी या पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट को फोर्सफुली हटा देना, लेकिन ये होपफुल सक्सेसफुल नहीं हुआ। बोरिस येल्त्सिन इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट लीडर सामने आए। येल्त्सिन ने ओपनली कूप को अपोज किया। इन्होंने कहा कि लोग उनके सपोर्ट में आ गए और धीरे धीरे रशिया ने भी सेंट्रल सोवियत गवर्नमेंट से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आई एम सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रही है आई थिंक, बट आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। एक के बाद एक रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगी। दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने अनाउंस किया कि अब सोवियत यूनियन ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी बड़े कंट्री ऑर्गेनाइजेशन का टूट कर अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्ट में डिवाइड हो जाना। पहले सोवियत यूनियन ये था और अब ये 15 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था, 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में बदल गई थी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है CIS। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यूएसएसआर के टूटने के बाद कई फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था CIS। इसका पर्पस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन,
पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और पीसफुल रिलेशन को मेंटेन करना। साथ ही रशिया और सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट माना गया। सक्सेसर स्टेट यानी यूएसएसआर के इंटरनेशनल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रशिया कंटिन्यू करेगा। इसी वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर को परमानेंट सीट भी दी गई है, रशिया को परमानेंट सीट मिल गई। अब हम समझेंगे कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। इससे पहले अभी तक हमने देखा है गोर्बाचेव ने प्रोस्टोरिका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। उनके इंटेंशन सोवियत यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाना था, लेकिन सिचुएशन उल्टा हो गई और 1991 में यूएसएसआर टूट गया। लेकिन अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिर्फ गोर्बाचेव ही यूएसएसआर के कोलैप्स के पीछे की जिम्मेदार था या इसके पीछे कई सालों से चल रही प्रॉब्लम्स थी। हम इसी चीज़ को समझेंगे। वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन के कोलैप्स का कोई एक रीज़न नहीं था, ये कई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रीज़न इसके पीछे थे। इसका एक कंबाइंड रिजल्ट था इसका डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले था वीक पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनल वीकनेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। लोग गवर्नमेंट को फ्रीली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे, इलेक्शन में रियल कंपटीशन नहीं होता था, गवर्नमेंट पब्लिक की प्रति अकाउंटेबल नहीं थी। इसके 3 पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। पीपल कांट फ्रीली क्रिटिसाइज। दूसरा था नो रियल कंपटीशन इलेक्शन में, नो रियल कंपटीशन। और तीसरा था नो अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की कोई भी अकाउंटेबिलिटी थी ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस के लिए पब्लिक के सामने जवाबदेह होना, आंसरेबल होना। यूएसएसआर में ये सिस्टम ऑलमोस्ट नहीं था, इसी की वजह से लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट से दूर हो गए। एंड दूसरा रीज़न मैंने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इससे पहले भी बताया था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लीडिंग टू सीवियर शॉर्टेजेस। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया है, इकोनॉमी ग्रो करना ऑलमोस्ट बंद हो गए, इंडस्ट्रीज आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी इसके रीज़न थे। इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ग्रोथ बहुत डाउन हो गई थी। कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज ऑफ गुड्स, फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे, फूड इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे। लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू किया दूसरे कंट्रीज से, और प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली गिर रही थी, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। वहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं जब वहाँ पे सिटीजन्स का वेलफेयर ही नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जो अवेलेबल सोर्सेज का यूज़ करके कितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। यूएसएसआर में वर्कर्स और इंडस्ट्रीज दोनों की प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली कम होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। तीसरा था ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, एनॉर्मस बर्डन ऑफ आर्म्स रेस एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स रेस चल रहा था, वी ऑल नो दिस। आर्म्स रेस, हर साल नए मिसाइल्स, हर साल नए वेपन्स, नए न्यूक्लियर वेपन्स, नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इन सब से बहुत पैसा लगता था। यूएसआर ने अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च कर दिया था। बहुत एक मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी को उसने कहाँ पे खर्च किया था? डिफेंस पे खर्च किया। अब इसका चौथा पॉइंट हम देखेंगे। इसका कि मैं एग्जांपल पहले दे देती हूँ आपको। अगर किसी फैमिली की इनकम, आप मान लो किसी फैमिली की इनकम 50,000 रुपये हो और उसमें से 40,000 आप सिर्फ सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हो, तो एजुकेशन है आपके पास, हेल्थ है, डेली एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए कहाँ से पैसे बचेगा? बिल्कुल इसी तरह यूएसएसआर की इकोनॉमी पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर का प्रेशर बढ़ता गया और आपने एक मेजर पार्ट सिक्योरिटी पे लगा दी। जो आपके होम अफेयर्स हैं उस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। चौथा रीज़न इसका था अफ़गानिस्तान पर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। इनिशियली गवर्नमेंट को लगा था कि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो अफ़गानिस्तान वॉर थी वो लगभग 10 साल तक चली। हज़ारों सोल्जर्स मारे गए, इकोनॉमी वीक हो गई और पब्लिक का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पर गिर गया। ये जो पॉइंट्स हैं इसके रीजंस बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, आप इसको याद करो। ये अगर आप इसको पॉइंट्स बना के एग्जाम में लिखोगे तो वो आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कोऑपरेशन एंड ब्यूरोक्रेसी, alienation of citizens due to lack of freedom and cooperation. I'm sorry, it's corruption. एक और सीरियस प्रॉब्लम थी, दैट इज करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी।
गवर्नमेंट ऑफिसेज में अननेसेसरी डिले होता था, ऑफिशियल के पास बहुत पावर थी, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, सिस्टम धीरे धीरे इनएफिशिएंट बन गई। और लास्ट रीज़न, ये भी मैंने पहले बताया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन वेरियस रिपब्लिक्स, बाल्टिक स्टेट्स। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा है पॉइंट, नेशनलिज्म, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था इसके पीछे। यूएसएसआर एक सिंगल नेशन नहीं था, इसके अंदर टोटल 15 रिपब्लिक्स थी। हर रिपब्लिक की अपनी लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पर रशिया का डोमिनेंस था। बाकी रिपब्लिक को लगता था कि उनकी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है और वही सारी चीज़ें, हम अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। इसकी डिमांड ने यूएसएसआर को तोड़ दिया। अब सोवियत यूनियन टूट चुका है, लेकिन क्या इसका इफेक्ट सिर्फ रशिया तक लिमिटेड था? बिल्कुल नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा और इसी वजह से चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और अब हम इसका जो फाइनल ब्रेकअप है वो देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिसइंटीग्रेशन, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो था कोल्ड वॉर ऑफिशियली ख़त्म हो गई, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन कंक्लूडेड, और अब यूएसएसआर के बीच आइडियोलॉजिकल कॉम्पिटिशन भी ख़त्म हो गया। आइडियोलॉजी का मतलब सभी को पता ही होगा, आइडियाज़ एंड बिलीफ का सिस्टम। यहाँ कंपटीशन था कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। यूएसएसआर टूटने के बाद ये कंपटीशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। आर्म्स रेस भी स्लो हुई। कोल्ड वॉर के एंड के बाद मिलिट्री टेंशन ख़त्म होती है। जो मिलिट्री टेंशन थी दोनों कंट्रीज़ के बीच, हालांकि वो पूरी दुनिया में थी, और न्यूक्लियर आर्म रेस भी धीरे धीरे रिड्यूस हुई। वर्ल्ड में पीस की होप्स बढ़ने लगी। इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, यूएस बिकम द सोल सुपर पावर। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स होती थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, लेकिन अब यूएसएसआर के कोलैप्स करने के बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, दैट इज़ अमेरिका, और वर्ल्ड बन जाता है बाईपोलर से न्यूपोलर, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलैरिटी, जब दुनिया में सिर्फ एक ही डोमिनेंट सुपर पावर हो, उसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। बाइपोलैरिटी मतलब 2 सुपर पावर्स, यूनिपोलैरिटी मतलब एक सुपर पावर। कैपिटलिज्म बिकम डोमिनेंट, कैपिटलिस्ट डोमिनेंस, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की इन्फ्लुएंस ग्रीव हुई। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद कैपिटलिज्म दुनिया का डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम बन गया। कई कंट्रीज़ ने प्राइवेट ओनरशिप अडॉप्ट किया, इंडिया ने भी किया। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कई फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज़ को इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए लोन्स की ज़रूरत पड़ी, ये लोन्स दिया आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ को, आईएमएफ इज़ अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस और इकोनॉमिक एडवाइस प्रोवाइड करती हैं। एंड तीसरा था न्यू कंट्रीज़ का इमर्ज होना, न्यू नेशंस, इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स विद डाइवर्स एस्पिरेशन। यूएसएसआर के टूटने के बाद टोटल 15 नए देश बनते हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और कई और। हर कंट्री का अपना फ्यूचर था। कोई कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेती है, ईयू को कर लेती है, कुछ नाटो को ज्वाइन कर लेती है, कुछ रशिया के साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। अब हम इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कॉज थे। पहला था वीक पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंसेस, अफगानिस्तान वॉर, corruption and bureaucracy, nationalism and Gorbachev's reforms. Consequences भी यहाँ पे मैंने बता दिए। End of war, Cold War, end of bipolarity, USA become the sole power, and emergence of new independent nation, growing role of IMF and World Bank. अभी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब सवाल ये था कि जब एक सोशलिस्ट कंट्री टूट गई तो उसके बाद नए कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया गया था शॉक थेरेपी में। लेकिन क्या ये थेरेपी सच में सक्सेसफुल हुई या इसने प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दी? चलिए डिटेल में हम समझते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। सबसे पहले टर्म को समझते हैं कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम था। इट वॉज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव था सोशलिस्ट
रिफॉर्मर जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ को जल्दी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। ये रिफॉर्म मेनली वर्ल्ड बैंक और IMF के इन्फ्लुएंस में अडॉप्ट किए गए। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक स्टूडेंट हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, ठीक है, और एक दिन उसको बिना प्रिपरेशन के कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया जाए। हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, उसके लिए एडजस्टमेंट कितनी मुश्किल होगी, कैन यू इमेजिन। बिल्कुल इसी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी को एकदम से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो कंट्रीज सालों से सोशलिस्ट में है, आप उसको कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट करिए। इसी सडन चेंज को कहा गया था शॉक थेरेपी। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी को मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। पहला था इसमें प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट कंपनीज़ को बेच देना। पहले फैक्ट्रीज गवर्नमेंट चलाती थी, अब प्राइवेट बिजनेसमैन चलाएंगे। दूसरा था फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी प्राइस क्या होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, अब ये डिसीजन मार्केट लेने लगा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। फ्री मार्केट का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम और मार्केट खुद डिसाइड करे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तीसरा था इसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नए कंट्रीज़ ने फॉरेन कंपनीज़ के लिए अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा गया था। FDI डायरेक्ट इनकरेज किया गया। इसका मतलब होता है कि जब किसी दूसरे कंट्री की कंपनी किसी दूसरे कंट्री की कंपनी किसी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट करे। इंडिया में भी बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज इन्वेस्ट करती है। ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स कम किए गए। ग्लोबलाइजेशन, कंट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट किया गया। अब कंसिक्वेंसेस इसके क्या थे थोड़े बहुत हम वो देख लेते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी थी। रशिया में लगभग 90% तक इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन कई इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाई, हज़ारों से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज बंद होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जॉब्स भी चली जाएंगी। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती थी, अब मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ गया। तीसरा था इन्फ्लेशन, एक और सीरियस प्रॉब्लम आ गई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों की प्राइसेस का कंटिन्यूसली बढ़ना। रशिया में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि लोगों की सेविंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। चौथा था पॉवर्टी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कम हो गई, हेल्थ और वेलफेयर स्कीम वीक हो गई, बहुत सारे लोग पॉवर्टी में चले गए। राइज इन वेल्थ इनइक्वालिटी, पहले सोवियत सिस्टम इक्वालिटी की बात करता था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत सारे लोग रिच बन गए और बहुत सारे लोग पुअर हो गए, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज़्यादा आ गया। फिर एक था माफिया इकोनॉमी। NCERT एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती है, वीक गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन की वजह से कई कंट्रीज़ में माफिया ग्रुप पावरफुल हो गए। माफिया इकोनॉमी, उन्होंने इलीगल बिजनेस और करप्शन को बढ़ावा दिया। क्या ये सक्सेसफुल हुई थी? कम से कम शुरुआती ईयर्स में तो बिल्कुल ही नहीं। एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बाद में स्पेशली 2000 के बाद रशिया और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड रशिया की इकॉनमी ऑयल और नेचुरल गैस, जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज थी, एक्सपोर्ट की वजह से इम्प्रूव होने लगी। कॉन्फ्लिक्ट इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। अब हम इन शॉर्ट एट द एंड समझेंगे इंडिया और रशिया के क्या रिलेशंस थे और स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। USSR टूटने के बाद भी इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे थे। इनके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट थे। इसके पीछे रीजंस थे। पहला तो था हमारा हिस्टोरिकल ट्रस्ट। कोल्ड वॉर के दौरान USA और USSR के कई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर इंडिया को सपोर्ट किया, जैसे कश्मीर इशू, और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में रशिया ने इंडिया की बहुत मदद की। डिफेंस कॉपरेशन, इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया से आता है, जैसे कि फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं। और उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी, रशिया ऑयल और नेचुरल गैस का मेजर प्रोड्यूसर है, इसी वजह से एनर्जी कोऑपरेशन दोनों के रिलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है स्पेस कोऑपरेशन, रशिया ने इंडिया स्पेस प्रोग्राम में भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिया। साइरोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजीज़ का फेमस एग्जांपल है। उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया और रशिया दोनों बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मल्टी पावर्स होना चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड का था, पावर कई कंट्रीज़ के बीच डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ पे कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। इंडिया और USSR
कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन 4 मेजर एरिया में स्ट्रॉन्ग थे। पहला था इकोनॉमिक, स्टील प्लांट्स, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्निकल असिस्टेंस। यूएसएसआर एंड इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने बहुत हेल्प की। पॉलिटिकल, कश्मीर इशू पर यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया। 1971 के दौरान भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया। उसके बाद थी मिलिट्री, इंडिया ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट का मेजर पार्ट यूएसएसआर से परचेज किया। उसके बाद हम कल्चरल देखेंगे, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें सोवियत यूनियन में बहुत पॉपुलर थी। इसी वजह से दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच भी कल्चरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। बॉलीवुड उसका एक रीज़न था। अब यहाँ पे चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। आपको सीक्वेंस में याद रखना है, पहले है कोल्ड वॉर, बाइपोलर वर्ल्ड, बर्लिन वॉल फॉल्स, गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। उसके बाद है पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, नेशनलिज्म, डिसइंटीग्रेशन, CIS रिफॉर्म्ड। इस चैप्टर में हमने जो कवर किए हैं पॉइंट, end of Cold War, USA become sole superpower, shock therapy and India Russia relations continue। ये सारे टॉपिक को हमने इसमें कंक्लूड किया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कोलैप्स हो गया। हमने ये भी समझा कि उस कोलैप्स ने सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदल दिया। कोल्ड वॉर खत्म हुई, बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हुआ और दुनिया कुछ समय के लिए यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक प्लीज़ करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही इजी हिंदी और इंग्लिश स्टाइल में आप तक पहुंचते रहेंगे। प्लीज़ आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।